हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ईवीएस सॉल्व करने वाले हैं 8 फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। सो असर्शन और रीज़न वाला ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वर्कर बी होती है वही जो छत्ता बनाती है, वही यंग जो बी होते हैं उनका ख्याल रखती है, तो वो लोग ही सारा काम करते हैं। तो आपका अभिकथन जो है वो सही है। रीज़न क्या है, द मेल बी हैव वेरी स्पेशल रोल एज वर्कर। नहीं, वो एज अ वर्कर उनका कोई रोल नहीं होता है, तो ये गलत है। तो ए सही है, किंतु आर जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट द अप्रोप्रिएट पेडागोजी टू लर्न थीम फूड ऑफ ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला बताना है, जो इंक्लूडेड नहीं है। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले। तो ये तो सही बात है, ऐसा होना चाहिए। हमें नहीं वाला जवाब देना है। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऑप्शन। बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है। ठीक है। शिक्षक यह कोशिश करे कि बच्चे अब खुद के विचार रखें। ये भी सही है, मतलब ये तीनों सही है। तो फिर ये कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि जो ईवीएस पेडागोजी है ना, उसका मुख्य उद्देश्य किस पे एम्फेसाइज करती है कि बच्चे क्या करें, एक्सप्लोर करें, ऑब्जर्वेशन करें, उनकी इमेजिनेशन जो है वो इंक्रीज हो, डिस्कशन हो, खुद की एक्सपीरियंसेस से सीखें। तो सिर्फ पाचन तंत्र का चित्र बना लेने से इनमें से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये सिर्फ क्या हुआ, टेक्स्ट बुक पे आधारित हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्लॉथ हमारी एनसीईआरटी बुक में कि स्लॉथ जो होते हैं बहुत ही लेजी और धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोते ही रहते हैं। Sloth lives for about 20 years. In that time they move around only 5 trees. तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन एकदम से सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लैंग्वेजेस और उनकी जो स्टेट है उससे मैच करना है। अब देखिए, इसमें 6 आप लैंग्वेजेस दी हुई हैं, 6 स्टेट दिए हुए हैं। तो हमें हो सकता है कि कुछ स्टेट के लैंग्वेजेस ना पता हो। तो इनको करने का तरीका क्या होता है कि आपको कोई एक आध दो तो पता होगी ना, जो पता है उसी से ऑप्शन में मैच करो। और जो जैसे इसमें सबसे ईजी अगर आप देखोगे तो गुजराती हमें पता है, गुजरात में बोली जाएगी, तो डी है वो VI से मैच करेगा। और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाएगी। अब जैसे मुझे सपोज 2 ही चीज़ें पता है और बाकी कुछ नहीं पता, तो हम सारे ऑप्शंस में देखेंगे जिसमें C भी से है और D जो है VI से है। अब देखो, इसमें C भी से है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर सेकंड में देखो C भी से है, लेकिन क्या D VI से है, नहीं, ये I भी से है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो C को भी से होना है, तो C थर्ड से है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बस बचा, इसी को टिक करके आप आगे बढ़ जाओ। आपको नहीं भी पता है मलयालम कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तो डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेथड बेस्ट है। आप सारे जो 1-2 पता है आप उनके थ्रू करो, ऑप्शन में देखो, आपका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाओ। जैसे हमें क्या पता, मलयालम जो है वो कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। फिर जो है कोंकणी है वो गोवा में बोली जाती है। और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। और कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती है। और कुडुक जो है वो कहाँ बोली जाएगी, वो बोली जाएगी झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कथन, द कल्चरल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटीज are also very important for the learning of the child. Folk tales,
folk songs, jokes, art, etc. enrich the language and knowledge of the child. तो समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है. लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो फोल्क टेल्स हो गई, सॉन्ग्स हो गई, डांस हो गई, ये सबसे क्या होता है, ये कल्चरल के रिसोर्सेस होते हैं, उसकी संपदा होती है और उससे चाइल्ड के नॉलेज में, डेवलपमेंट में, लैंग्वेज सीखने में, इन सब में क्या होती है, हेल्प मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है, The local environment of the child is not only physical or natural, but his socio-cultural environment is also local. तो बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता है, बल्कि उसका सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है. तो ये भी बिल्कुल सही है और जो है कथन का बिल्कुल करेक्ट व्याख्या कर रहा है जो कारण है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, कथन दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी में ही बस नहीं आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आ रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक कोशिका के केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है. ये बिल्कुल सही है. फिर क्या है, केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं. ये भी बिल्कुल सही है. तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है, कोशिका केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है, लेकिन ये क्या केंद्रक, यहाँ पे आगे आप देखोगे तो कोशिका द्रव्य के बारे में बोल दिया गया है, केंद्रक से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर रहा. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी. तो दो कथन दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एनिमल्स whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to young ones. तो जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं जिन्हें मैमल्स कहा जाता है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर स्टेटमेंट बी क्या बोल रही है, एनिमल्स whose ears you cannot see they do not have hair on their body lay eggs. तो जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं. ये भी क्या है, बिल्कुल सही है. तो ये क्या सही हो जाएगा कि दोनों कथन ए और बी हैं वो क्या है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज शुड इंक्लूड द लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन कंडक्टिंग हिज और हर क्लास एक्टिविटीज. Which of the following should a teacher pay attention to in order to incorporate the local context? पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए. स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका क्या ध्यान देना चाहिए. तो बिल्कुल सही है कि उसको सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को शामिल करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज में. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो. कि ये नहीं कि कुछ भी आप कल्चर के नाम पे गलत चीज़ों को, जो रूढ़िवादिता सोच है समाज की, उसको भी शामिल कर ले रहे हो. आपको ऐसी चीज़ें शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से जो कल्पनाशील हो, जो उनमें नैतिक मोरल हो, उनको एथिकल सही हो, उनको आपको इंक्लूड करना है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मैप ऑफ अ बिग सिटी फॉलोड स्केल इज मेंशन्ड. तो एक मैप में मानचित्र है, किसी बड़े शहर के मानचित्र के नीचे दिया गया है, पैमाना दर्शाया गया है. एक पैमाना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर होता है. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है तो हमें यही मानना है. यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इनके स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है लगभग. तो देखो अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर दिया हुआ है, तो 13.7 सेंटीमीटर है. तो इस दृष्टि से कितने मीटर हो जाएगी, पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिया हुआ है 845, तो 13.7 सेंटीमीटर हो जाएगा 845 मीटर इंटू का
13.7। अब इसको आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको पहले आप जब मल्टीप्लाई करो ना तो ऐसे समझ के करो कि पॉइंट लगा ही नहीं है, तो आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा दो। तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका क्या होता है, या तो आप तिर्यक गुणा करके कर दो, या फिर आप क्या करो, इसको मानो कि 137 लिखा हुआ है, तो पहले 84500 लगा दो। फिर अब इसको मान लो 100 + 30 + 7 में हमने तोड़ दिया, तब इसका 3 गुना करो, 0 1 लगा दो। फिर 3 × 5 = 15, 1 आया कैरी, 4 × 3 = 12, 1 कैरी था तो 13, 1 अभी हासिल, 8 × 3 = 24, 1 25, इतना हो गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 4 = 28, 29 30 1 31, 3 कैरी है, 7 8 56, 56 और 3 59। अब इन सबको ऐड कर दो, 5 5 1 6, 5 3 8 और 9 और 17, फिर 5 5 10 4 14 और 1 15, 8 2 10 1 11, इतना आ गया। और एक पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 1157 6.5। अब हमें क्या करना है, इसको, ये आ गया मीटर में, अब हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 11 यहाँ पे कर देती हूँ, 1157 6.5 अपॉन को 1000, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे खिसक के आ जाएगा, जितने जीरो होंगे उधर लेफ्ट साइड ही मूव कर जाएगा। तो 11.5765, तो ये लगभग 11.57 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एलिमेंट्री लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्कशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग इन द ईवीएस क्लास। तो प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है कि जब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए उपयुक्त होता है। यूजेस ऑफ वाटर, आपको क्या ध्यान देना है कि ईवीएस की क्लास में आप डिस्कस कर रहे हो। सुटेबल फॉर डिस्कशन ऑफ एक्सपीरियंसिंग शेयरिंग, ईवीएस की क्लास में शेयरिंग आपको डिस्कस करना है, तो जो ऑप्शन में शेयरिंग से रिलेटेड हो वही आपको टिक करना है। तो यूजेस ऑफ वाटर एंड सोलुबल सब्सटेंसेस, तो आप घुलनशील वस्तुओं का डिस्कशन करोगे, तो उससे इक्वालिटी शेयरिंग तो आप बच्चों को नहीं सिखा रहे हो ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या है, दांडी मार्च एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन, दांडी यात्रा और इवेपोरेशन का कोई रोल नहीं है ना इसमें, आप जब शेयरिंग में। एवरीवन डज नॉट गेट द फैसिलिटी ऑफ वाटर इक्वली, तो हाँ यहाँ पे आप देखो शेयरिंग का आप कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो कि सबको जो है फैसिलिटी नहीं मिलती है पानी की, तो हमें शेयर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली और बिहार की जो कैपिटल है पटना, उसके बीच में क्या दिया हुआ है, 792 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। एक एक्सप्रेस जो बस है ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 11 घंटे में कवर करती है। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है, यहाँ पे देखो मीटर में स्पीड बताना है, ठीक है। यूनिट भी ध्यान में रखनी, मीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दी हुई है। तो एक फॉर्मूला स्पीड निकालने का क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे आप तो क्या दिया हुआ है, 792, बटे का टाइम कितना दिया हुआ है, 11 घंटे। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 11 7 77 और 2 बचा, 11 दूना 22, तो ये कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। हमें बताना कितना है, मीटर पर सेकंड में, तो अब इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 72 आपको गुणे करना है 5/18 से, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो ये क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जो है तो कथन और कारण का सवाल है। सो कथन और कारण में जो क्रिटिकल थिंकिंग है
उससे इम्प्रूवमेंट होता है और हमें सोचना पड़ता है। तो आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसमें बेसिक समझ के तौर पे जवाब देना होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है असर्शन, द चाइल्ड्स लोकल ऑब्जेक्ट्स आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ लर्निंग विच शुड बी गिवन प्राइमेसी इन द क्लासरूम। जो बच्चे के स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो सोर्स होते हैं नेचुरल सोर्सेस, उन पे लोकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें लोकल जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरल सोर्सेस हैं लर्निंग के, तो उन्हें प्रधानता देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, कथन तो सही है। कारण क्या दिया हुआ है, when the living world in and around the school is available for contemplation, children will be aware of environmental issues and will be able to nurture their interest in them। तो जब बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी होगी, इन्वायरमेंट की जानकारी होगी, उसकी परेशानियां, समाज क्या परेशानियों से जूझ रहा है, इन्वायरमेंटल क्या इश्यूज़ हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अब नर्चर करेंगे, उनके इंटरेस्ट का इश्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो ये बिल्कुल सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमें क्यों लोकल ऑब्जेक्ट को शामिल करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, कि दोनों जो कथन है और कारण है वो सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्राइटेरिया एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल इन्फॉर्म्स वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड ऑल्सो इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा मानदंड है जो जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की शिक्षा देते हैं और जिसे गुणवत्ता की सुनिश्चित करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ईवीएस क्यूरिकुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स रिलेटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लास 3rd चिल्ड्रन। तो पर्यावरण का आप जब अध्ययन करवा रहे हो बच्चे को, तो कक्षा 3 के बच्चे को परिवार और मित्र से संबंधित किस टॉपिक पे आप बच्चों को अवगत कराओगे, पढ़ाओगे। तो कॉजेज द चेंजिंग नेचर ऑफ द फैमिली, की फैमिली का नेचर चेंज होने के कॉज क्या है, नहीं, अभी 3री क्लास में बच्चा है। फिर चेंजेस इन द फैमिली, परिवार में बदलाव, ये भी नहीं, उसके लिए तो फैमिली ये सब कुछ ना वो सीख रहा है, तो ये सारे नहीं है। सोसाइटी एज फैमिली, नो। तो फैमिली ट्री, आप फैमिली ट्री बच्चे को बताते हो कि फैमिली ट्री मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, देन फादर, मदर, बच्चे, ये सब आप फैमिली ट्री के उसको बच्चे को सिखाते हो, ना कि बाकी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बच्चे को क्या सिखाना है उस पर ध्यान रखना होता है कि बच्चे किस ग्रेड में है, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी है, ना कि ऐसा कुछ आप सिखा दो जो बच्चे को समझ में ही ना आए, या फिर उसके बारे में उसके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अभी उसके लिए वो तैयार ही नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते, तो उससे बच्चे के जो मस्तिष्क में है क्या आउटकम निकल के आएगा। तो आपको लिमिटेड रहना है। इट इज सैड दैट चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स क्वाइट इजली। बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर एक्सपीरियंसेस शुड बी ब्रॉट इन टू द क्लास रूम, देयर क्वेश्चंस आंसर्ड एंड देयर क्यूरियोसिटीज सेटिस्फाइड। तो उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। बाय डूइंग सो द क्यूरिकुलम ऑफ ईवीएस कैन बी मेड मोर इनरिचिंग एंड क्रिएटिव। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को अधिक समृद्ध, रचनात्मक बनाया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव, द curriculum of environmental studies is indicating which of the following principle। तो उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में किस सिद्धांत को इंगित कर रही है। ग्लोबल टू लोकल, इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग, अननोन टू नोन। यहाँ पे नोन टू अननोन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग नहीं, पहले आपको मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, लोकल टू ग्लोबल। छोटे छोटे बच्चों को आप पीवीएस सिखा रहे हो तो पहले उनके चारों तरफ जो चीज़ है पहले आप उसको उससे अवगत कराओगे ना, फिर बात करोगे दूसरे देशों की, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है। पहले आप
क्या करोगे, उसके बेसिक परिवेश से उसको परिचित करवाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकेशंस ऑफ पंजाब एंड केरला रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। सो पंजाब और केरल की स्थितियां बतानी है कि बिहार के सापेक्ष में, रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले पंजाब को बताना है कि किधर है और फिर केरल को बताना है कि किस तरफ है। तो अगर आप देखोगे कि बिहार के सापेक्ष में पंजाब जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर है और केरल कहाँ है, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। The history of many places show us how many different culture influences have helped to shape life and culture there। तो जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है कि अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखोगे तो क्या चलेगा कि डिफरेंट जो कल्चरल इफेक्ट हैं वो वहाँ के जीवन में, संस्कृति में आकार देने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बी में आर क्या दिया हुआ है, 10 regions became very diverse because of their unique history, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख और केरला। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ऐसा होने से वो रीजन जो है वो बहुत ही विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे लद्दाख और केरल को दिया गया है। तो ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय इज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एंड ही वांट्स टू कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी इन हिज क्लास। तो अजय एनवायरमेंटल स्टडीज का टीचर है जो कि क्या चाहता है कि रोल प्ले एक्टिविटी क्लास में करवाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ रोल प्ले फॉर द चिल्ड्रन। कि इनमें से कौन सी टॉपिक पे रोल प्ले किया जा सकता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बट वाटर का इवेपोरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि रोल प्ले करना है तो बच्चे इसको कैसे करेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन की अंकुरण कैसे निकलता है, ये भी थोड़ा सा हो जाएगा। अ फैमिली दैट गेट्स ओनली 2 buckets ऑफ वाटर फ्रॉम अ वाटर टैंकर एवरी डे। तो ये दिस इज समथिंग कि बच्चे कर लेंगे आसानी से, कि एक फैमिली है जिसको सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है वाटर टैंकर से, तो वो आसानी से इसको कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। की सिग्निफिकेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज की जो प्राइमरी लेवल पे है, बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम प्राथमिक स्तर पर। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज चाइल्ड फोकस्ड, ये बाल केंद्रित है, ये बिल्कुल सही है। इट इज फोकस, इट्स फोकस इज टू टीच द एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, मतलब कि इसका जो मेन फोकस है वो क्या है कि इन्वायरमेंट बच्चों को पढ़ाना। सिर्फ ये तो सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता ना, बच्चों को पढ़ाना सिर्फ टीच करना टेक्स्ट बुक से, ये दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंस। इन्वायरमेंटल स्टडीज मेक्स चिल्ड्रन इन्वायरमेंट देयर इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है, एक्सपीरियंस में लाती है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान, कौशल और मूल्यों का विकास करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ACD ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस इन कर्नाटका। कौन सा औजार जो है यूज किया जाता है कर्नाटका में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इलिगे उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलिगे, जिससे सूखे पत्तों को प्याज से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वायरमेंटल स्टडीज टीचर ऑफ क्लास 4 मेड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इन हिज क्लास टू डू द टास्क ऑफ मेकिंग लेटर boxes on the theme trouble. During the work of making the model of the letter box, the teacher also assessed their work. Which of the following assessment tools would the teacher have used to assess children's activity? कि जो कक्षा 4 के पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के शिक्षक हैं वो क्या अपने बच्चों को विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के दौरान शिक्षक ने उनके काम का
एवेल्युएशन किया, असेसमेंट किया। शिक्षक ने बच्चों को इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन आकलन के उपकरण या फिर उपकरणों का प्रयोग किया है? तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो एरिया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सॉरी एरिया नहीं, यूरिया लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। यूरिया खाद होती है ना। सो यूरिया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यूरिया इनऑर्गेनिक क्यों लिखा है? अगर यहाँ पे काउ डंग से बनाया जाता तो ऑर्गेनिक होता, तो यूरिया, तो इनऑर्गेनिक, तो काउ डंग क्या होगा ऑप्शन में? मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर फर्टिलाइजर। तो अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले एक ऑप्शन और पढ़ लो, यहाँ पे 2 में दिया हुआ है ना, गम नेशनल एडहेसिव डैश आर्टिफिशियल एडहेसिव। तो जैसे जो गम होता है, गोंद होती है, वो प्राकृतिक असंजक है। तो जो कृत्रिम असंजक है वो क्या होता है? यहाँ पे देखो सिर्फ रबर, फेविकोल, यहाँ पे फेविकोल आएगा। जो गोंद होती है वो जो आपके पेड़ों से निकलती है तो प्राकृतिक रूप से मिलती है, और फेविकोल कृत्रिम रूप से मतलब बनाई जाती है। अब यहाँ पे फेविकोल है, तो फर्टिलाइजर की मैन्योर, उसको फैट मैन्योर बोलते हैं, है ना, मैन्योर, काऊ डंग से जो खाद बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? कि जो एनसीईआरटी की बुक बनाई गई है वो रियल पीपल और उनके एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। ऐसा क्यों हुआ होगा? चिल्ड्रन इजिली रिलेट टू रियल पीपल, कि बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि बच्चे रियल चीज़ों से आसानी से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ईवीएस आइडियाज कैन बी डिस्कस्ड विद द चिल्ड्रन बाय इंक्लूडिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस को आप अगर ऐड करते हो तो आप ईवीएस को आसानी से पढ़ा सकते हो। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। फिर है इट हेल्प्स इन री इन्फोर्सिंग द आइडिया दैट एनवायरमेंटल स्टडीज कैन बी डन ओनली इन क्लासरूम एंड थ्रू टेक्स्ट बुक। नहीं, अगर टेक्स्ट बुक से करना होता तो एक्सपीरियंसेस को क्यों इंक्लूड करते? टेक्स्ट बुक पे लिख सब करवा देते ना बिना एक्सपीरियंसेस के। तो ये गलत दिया हुआ है। रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस इंस्पायर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है कि वास्तविक लोग और उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो सी बस गलत था, ए बी डी सही थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ए बी डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेनी पोएम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। The teacher should also ask the children to create poems. Which one of the following process skills in mainly developed by writing poems? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए कि वो खुद से कविताएं कुछ बनाएं। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? मोटर स्किल्स का विकास होगा, कि लर्निंग स्किल का, कन्वर्जेंट स्किल का, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, वो खुद से पोएम लिखेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी उससे क्या होगी? बढ़ेगी, उनको एक्सप्रेशन करने का मौका मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम एन इंडियन बर्ड हु ले एग्स इन बिटवीन द स्टोन्स। तो मैं भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती है। माई नेस्ट इज मेड ऑफ सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल्स, हेयर और कॉटन वुल। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। तो कौन हूं मैं? आपको बताना है किस चिड़िया की बात हो रही है। कठफोड़वा, वुडपेकर, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे बोला जाता है, भारतीय मोर, या फिर कौवा। यहाँ पे किस पक्षी की बात हो रही है? तो यहाँ पे इंडियन रॉबिन की बात हो रही है, जिसको कलचिड़ी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बोर्डेड राजधानी ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन 30 अप्रैल 2022 एंड रीच्ड
भुवनेश्वर ऑन 1 मई 2022। अब एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार होकर भुवनेश्वर पहुंचा 1 मई मतलब अगले दिन। ट्रेन नई दिल्ली से 5:17 लिखा हुआ है ना, मतलब 5 बजे रवाना हुई थी और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग में से नई दिल्ली भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया हुआ है 1701, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो सिर्फ बोल दिया गया कितने बजे से इतने बजे पहुंचा। तो आप देखो कि देखो अप्रैल के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है ना, 30 डेज, तो 31 डेज नहीं आएंगे, क्या आएगा 1 मई आ जाएगी। तो मतलब अगले दिन वो पहुंचा 20 तारीख को, तो 17 से 17 कितना हो जाएगा, जैसे अगर हम 30 तारीख की बात करें 30 अप्रैल और बंदा पहुंच रहा है 1 मई को, तो यहाँ पे 17 बजे वो बैठा, तो 1 मई को अगर 17 बजे ही पहुंच जाता तो 24 घंटे हो जाते, है ना, 24 आवर। लेकिन वो 17 के बाद 3 घंटे और बैठा रहा ना, वो 20 बजे पहुंच रहा है, तो प्लस का 3 कर दोगे आप, मतलब टोटल जो उसको टाइम लगा है वो कितना लगा है, 27 घंटे लगे। अब सब पता चल गया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, 1701 बटे का क्या कर देना है 27। हम इसको काट देंगे, तो पहले 3 से काटते हैं, 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, अब 9 से, तो 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27, 63 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्थित सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। तो क्या बोल रहा है कि द सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज टाइटल बेस्ड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ टाइटल्स इज इन अ स्पाइरल और सिक्वेंशियल मैनर। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। ये सही है। पर्यावरण अध्ययन एक पाठ्य चर्चा एकीकृत है, इंटीग्रेटेड स्टडी से सही है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं, ये भी सही है। तो BCD ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर demonstrates an experiment to his class how a mirror becomes hazy when we exhale air on it. Which general objective of teaching EVS is being achieved through this experiment? तो एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे आईना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे जो EVS पेडागोजी का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है क्या, एक्सप्लोरेशन, बच्चे एक्सपीरियंस से सीखे, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ कर्नाटका आर। तो जो कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो मतलब कर्नाटक के आसपास वाले राज्य जो से बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
यूपीएस के हमने टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आप 8 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।